नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, थोड़ा सा लेट हूँ। बीपीएससी का ये जो एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर साइंस का, उसका आंसर की मीन्स उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने में। उसका रीज़न ये था कि सारे क्वेश्चंस को बारीकी से देख रहा था, एनालाइज कर रहा था। इन शॉर्ट सिर्फ इतना समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्रिएट किया गया हो। एनीवे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें जो हैं हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि होने चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि वो बीपीएससी उसे कन्विंस होता है या आप कन्विंस होते हैं कि नहीं होते हैं। बट अगेन, हम अपनी ओर से बेटर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करूंगा। ये सेट डी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्टूडेंट का जिन्होंने मेरे साथ इसको शेयर किया, सो दैट मैं एलिजिबल हो पाया कि मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 120 आप मैच कर लेंगे अपने क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहले ये बोलता है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। ना ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एक्चुअली आपसे ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि सी प्लस प्लस का जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किस कमांड से आप प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल और रन कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट आप कंपाइल अलग करो और रन अलग करो। तो अगर आप ऑल्ट F5 करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ऑल्ट F9 सिर्फ कंपाइल करता है, और कंट्रोल F9 अगर आप की प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल और रन दोनों आपको करके दिखाता है। इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज योर ऑप्शन सी, कंट्रोल F9। ऑल्ट F9 सिर्फ कंपाइल करता है, रन करने का काम वो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस F9। टर्बो सी प्लस प्लस वगैरह में ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इन शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल करते हैं। और आजकल बहुत सारे डिफरेंट कंपाइलर्स आ चुके हैं जिसपे कि अलग अलग शॉर्टकट कीज हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली ये उसी टर्बो सी के मद्देनजर पूछा गया है जहां पर हम ये शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल F9 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके लेफ्ट साइड में अगर आप क्वेश्चन नंबर 117 को देखें, यहाँ पर ये बोलता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इज ए लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स and data while main memory holds program and data currently in use. What kind of an organization is this? यहाँ पर सीधे ये बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो टेम्परली डेटा को स्टोर करता है, जिसमें हम रैम की बात करते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दैट इज परमानेंट मेमोरी, जहाँ पे कि डेटा लॉन्ग टर्म स्टोर होता है। ज़्यादातर प्रोग्राम्स या डेटा को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे क्या कह सकते हैं इसको। तो बेसिकली लॉजिकल है, फिजिकल है, स्ट्रक्चरल है, और हर जगह मोर देन वन अबव और नन ऑफ द अबव इसने डालने की कोशिश की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपली फिजिकल, राइट। क्योंकि ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है इट्स ऑल अबाउट फिजिकल, राइट। इसमें कहीं पर भी कोई अलग से स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है या लॉजिक, तो लॉजिक का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, स्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर डेटा का जब आप मेमोरी को जब आप फॉर्मेट करते हैं तो जो एड्रेसिंग स्कीम होती है, बट उससे भी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। इसका एक्चुअल जो आंसर है दैट इज फिजिकल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट। अगर आपको ग्राफिकल फंक्शंस को यूज करने हैं, 2D फंक्शंस को यूज करने हैं, ऑब्वियसली सी प्लस प्लस है तो 2D फंक्शन को लेके ये बात कर रहा है, तो उसकी कौन सी लाइब्रेरी आप यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप ये पैकेजेस की बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड ऑल दैट। तो इसमें हम बेसिकली ग्राफिकल या ग्राफिक्स पैकेज की बात करते हैं जब आप सी प्लस प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो देंगे दैट इज बेसिकली ग्राफिक्स पैकेज। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है। 1 2 3 है, माई है, अंडर स्कोर है। तो वी ऑल नो दैट नंबर हमारा नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। सो अगला क्वेश्चन है, इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। काफी अच्छा है ये क्वेश्चन, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो उसे आंसर देने में, उन्हें आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये बोलता है कि अगर आपने सपोज स्टेटमेंट लिखा सी आउट, अब उसके बाद अगर आप हेलो लिखते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट सेमी कॉलन आप नहीं देंगे तो क्या मैसेज आएगा। तो ये स्टेटमेंट मिसिंग है, सेमी कॉलन मिसिंग है, एरर इन स्टेटमेंट, या दो या उससे कोई भी नहीं। जब आप सेमी कॉलन मिस कर देते हैं यहाँ पर और एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो आपको सीरियसली जो मैसेज आता है दैट इज ऑलवेज स्टेटमेंट मिसिंग का आता है। ना ही ये सेमी कॉलन मिसिंग बताएगा, ना ही एरर इन स्टेटमेंट।
अगर आप टर्बो सी में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिसिंग का मैसेज आएगा। अगर आप सबसे फॉर एग्जांपल कोड ब्लॉक या दूसरे किसी कंपाइलर को यूज करते हैं तो वहां पर एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड का इंफॉर्मेशन आता है। तो ये जो मैसेज यहाँ पे दिया, मैं अगेन आपसे ये बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस मतलब ये कहानी सन 70-80 से शुरू होती है और आज तक ये चल रही है और आज इसका प्रयोग बहुत कम हो चुका है। तो अभी तो बहुत सारे मॉडिफाइड कंपाइलर्स मार्केट में आ चुके हैं जिनकी बेसिस पे जिन्होंने काफ़ी इसको कंफर्टेबल कर दिया है। बट आइडियली जब आप बोरलैंड सी प्लस प्लस या टर्बो सी प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो की बात करते हैं तो वो एक्चुअली आपको सी प्लस प्लस के सारी चीज़ों के डायमेंशंस आपको सी प्लस प्लस के समझ में आते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्कोर इज यूज्ड टू शिफ्ट प्रोसेसेस सो दे आर कंटिग्यूअस एंड ऑल आर फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जितना भी डाटा है सबको एक साथ प्लेस कर देना सो दैट आपको प्रॉपर्ली फ्री स्पेस मिल जाए। सो दिस इज बेसिकली कॉम्पैक्शन, फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंट तो उल्टा ही हो गया क्योंकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती। जब आप इकट्ठा करने की बात करते हैं तो वो कॉम्पैक्शन होगा। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के संदर्भ में सही स्टेटमेंट क्या है? पहला तो ये बोलता है कि ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को, बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट में करता है और एक साथ करता है, तो ये बिल्कुल सही है। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। आप जो कोड लिखते हैं #include iostream.h एंड सो ऑन, वो सोर्स कोड होता है, तो वो एक्चुअली आपके कंपाइलर के लिए इनपुट होता है। और द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली कंपाइलर उसे कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में ही आपको रिटर्न करता है। तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट, या द प्रीवियस वन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मतलब इनमें से कौन सी टेक्निक है जब आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन की जब आप बात करते हैं तो उसकी शुरुआत की बात करता है। पहला तो ये बोलता है बैच इन्वायरमेंट, यूजर इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग, मोर देन वन और नन ऑफ दी अबव। तो सीधा सीधा इसका आंसर है टाइम शेयरिंग जो होती है उससे हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन का शुरुआत होता है। हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज। तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ना ही असेंबली है, ना ही मशीन कोड है, ना ही सी प्लस प्लस है, HTML होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ई आप लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर चिप्स। तो सिलिकॉन है, कार्बन है, आयरन है, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ये बोलता है कि नेचुरल एलिमेंट इन द प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है, इज द प्राइमरी एलिमेंट। तो नेचुरल एलिमेंट जो कि प्राइमरी एलिमेंट होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सिलिकॉन की ही बात करेंगे, ना ही कार्बन, ना आयरन, ना और कोई ऑप्शन। बिकॉज जब किसी भी सेमीकंडक्टर की आप बात करते हो, जैसे चिप्स वगैरह की अगर आप बात करो, तो सेमीकंडक्टर की बेसिक आइडेंटिफिकेशन, बेसिक जो एलिमेंट होता है वो हमेशा सिलिकॉन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद पहले जो क्वेश्चन है जिसमें ये बोलता है कि विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। यहाँ पर ये बोलता है इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। फोर्ट्रैन है, पैस्कल है, बेसिक है। देखिए जब आप स्ट्रक्चर्ड कोडिंग की बात करते हैं ना तो उसमें सीधी सीधी बात ये है सीक्वेंशियल ऑफ थिंग्स टू बी डन, नॉट सीक्वेंशियल, सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन बोलना चाहिए, जहां पे इनपुट होता है, देन इनपुट के बाद आप प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद में आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और जब आप स्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं, ये तो प्रोसीजर ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर में स्ट्रक्चर्ड भी होता है। और जब स्ट्रक्चर्ड होता है तो जहाँ पे लूप भी इस्तेमाल होता है, इफ का भी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें अगर आपकी प्रोग्रामिंग में हैं मतलब वो स्ट्रक्चर्ड है। तो फोर्ट्रैन को हम नहीं बोल सकते यहाँ पर, फोर्ट्रैन उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो इसे तो हमें यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। बात आती है पैस्कल एंड बेसिक की, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्ड है। बेसिक लैंग्वेज जब शुरुआत हुई थी इसकी तब वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था, लेकिन बाद में आते आते ये बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो गई थी। आपने विजुअल बेसिक वगैरह भी यूज किया होगा, या प्योर बेसिक तो आपने यूज नहीं किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पर भी बाकायदा फंक्शंस और सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। पैस्कल में भी कमोबेश यही बातें हैं, लेकिन जब बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड की बात आती है कि इन दोनों में से बेटर कौन है,
तो आप सीधे सीधे इसमें सेलेक्ट करते हैं पैस्कल को। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पैस्कल होना चाहिए। रेस्ट इज अपॉन बीपीएससी। अगले क्वेश्चन में आता हूं, यहां पर ये बोलता है कि विच फीचर ऑफ ऊफ इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर इसने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। उसके बाद में बोलता है क्लास टॉपर, जिसमें पब्लिक स्टूडेंट इंट एज, देन टॉपर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसमें उसने उसी सेम नेम से आर्गुमेंट पास कर दिया, इसलिए दिस डॉट एज लगा के उस आर्गुमेंट की वैल्यू को उसके वेरिएबल में डाल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, जब आप इस टॉपर को इनहेरिट कर रहे हो स्टूडेंट से, तो ये मार्क्स तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर आपने प्राइवेट कर दिया, मतलब आपने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया। तो पहला तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन आ ही गया, प्लस आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ये इनहेरिटेंस भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। हम प्रीवियस अगले क्वेश्चन में आते हैं, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नाउ इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। पहला बोलता है कि सी प्लस प्लस में जो मेंबर फंक्शंस होते हैं दे आर अलाउड टू बी ऑफ टाइप कांस्टेंट। तो फंक्शन को आप कांस्टेंट के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगला बोलता है कि जो सी प्लस प्लस जो होता है दैट इज बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग आर अलाउड। मतलब सी प्लस प्लस में आप स्टैटिक टाइप चेकिंग भी कर सकते हो, डायनेमिक टाइप चेकिंग भी कर सकते हो। तो मुझे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही। इन सी प्लस प्लस डायनेमिक चेकिंग इज ऑल्सो अलाउड, मतलब आप सी प्लस प्लस में डायनेमिक चेकिंग कर सकते हो और सी प्लस प्लस में स्टैटिक डायनेमिक भी कर सकते हो। सी प्लस प्लस में बिना वेरिएबल को डिक्लेयर किए आप तो काम ही नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक टाइप चेकिंग। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि डायनेमिक टाइप चेकिंग क्या है। क्या यह डायनेमिक बाइंडिंग की बात कर रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। तो डायनेमिक टाइप चेकिंग का मतलब ये कि रन टाइप में जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो डेटा आ रहा है उसके टाइप को चेक करना। पाइथन को आप क्या बोलते हैं, डायनेमिक लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन को डायनेमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर आप x इक्वल टू 10 करके आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सी प्लस प्लस में तो यही कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर आप केवल x इक्वल टू 10 कर दो तो रन टाइम पे सी प्लस प्लस डिसाइड कर लेगा कि इसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक गलत भी हो सकता है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, इसमें सिर्फ ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना कि मेंबर फंक्शन जो होते हैं ना वो कांस्टेंट बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा ये दोनों ही ऑप्शन सरासर मुझे गलत लग रहे हैं। स्टैटिक टाइप होता है सी प्लस इज एक्चुअली स्टैटिक टाइप चेकिंग लैंग्वेज। हो सकता है मैंने पढ़ा नहीं हो या कोई पॉइंट ऐसा मिस किया हो जहाँ पे डायनेमिक की बात हो रही। फॉर मी डायनेमिक बाइंडिंग पॉसिबल है सी प्लस प्लस में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, लेकिन जब टाइप चेकिंग की बात आती है ना तो सी प्लस प्लस टाइप चेकिंग में नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर मैं एग्जाम में देता तो ये ए देता। अब ये सही है कि गलत है आई डोंट नो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। अ क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। क्लास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लासेस के कॉन्सेप्ट के बारे में है। तो भाई ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्लास तो कोई इंस्टेंस नहीं होता है, तो ये तो गलत है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट जो है किसी क्लास का इंस्टेंस होता है, तो दिस इज करेक्ट। देन एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट जो है किसी क्लास के डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर ये लिखा होता कि ऑब्जेक्ट इज डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास, अगर ऐसा बोलता कि ऑब्जेक्ट क्लास का डेटा टाइप है, तब ये बात समझ में आ सकती थी। लेकिन ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर इसका सिंपल ऑप्शन बी ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है, थोड़ा सा मैं इसे कम करूंगा। यहाँ पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं। तो बोलता है कि बाई डिक्लेयरिंग ए वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास। आप बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन तो डिक्लेयर कर सकते हैं, बट क्या वैसा डिक्लेयर करने से आप उसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी क्या। तो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई इंस्टेंस नहीं होता। इसकी जितनी भी इंप्लीमेंटेशन होती है वो उसके जो डिराइव्ड क्लासेस होती हैं वहां पे होती हैं। तो जब आप प्योर वर्चुअल फंक्शन लेते हैं देन ऑब्वियसली उसको आप
उसकी जो डिराइव्ड है वहां पे जाके सारी चीजों को ऑपरेट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपली बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास, राइट। अगला जो बोल रहा है कि बाय डिक्लेयरिंग द वर्चुअल कीवर्ड आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन इज नॉट, अगेन सही लग रहा है। अब मोर देन और नन का तो सवाल ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि इनमें से आपको क्या लगता है कि इज अंडरस्कोर एरे का करेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए सी प्लस प्लस में। तो देखियो इज अंडरस्कोर एरे जब ये बोल रहा है तो ये पहले बात तो ये कर रहा है कि इज इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन। तो इस सिंगल डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है इसका। इट चेक्स द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट, एरे है या नहीं है। ये इट चेक्स द वेरिएबल, तो बिल्कुल ये कोई इज एरे का मतलब ही ये है, जैसे आप मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हो, इज का मतलब कि कंटेंट वाकई में किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है कि नहीं। सो एरे इज अगेन उसको चेक करना कि क्या वाकई वो एरे है या नहीं है। तो वहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट चेक्स दैट स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ मल्टी डायमेंशन और नॉट। मल्टी डायमेंशन और सिंगल डायमेंशन से इसका कोई वास्ता नहीं है, ना ही डी और ना ही ई। करेक्ट आंसर इसका बी है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पर ये बोलता है कि विच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से ये इनहेरिटेंस का कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है। पहला ये बोलता है कि क्लास डिराइव्ड क्लास नेम, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, बेस क्लास नेम दिया, उसकी डेफिनेशन डाल दी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरे में बोलता है कि क्लास है, बेस क्लास का नाम है एक्सेस, डिराइव्ड क्लास पहले लेते हैं आप, देन डिराइव्ड क्लास, मतलब पहले बेस क्लास होगा देन डिराइव्ड का तो सवाल ही नहीं है। और तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे डाला हुआ है, क्लास डिराइव्ड क्लास नेम और कोलन लगा के बेस क्लास नेम देन उसको डिफाइन किया, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में 104 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। उसका कारण ये है कि जब आप कोई क्लास डिराइव करते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिया क्लास बी कोलन क्लास ए, तो ये पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हो तो क्लास ए के जितने भी डेटा है वो प्राइवेटली बी में आ जाते हैं। तो अगर आपने कुछ भी यहां पर नहीं लिखा मतलब वो प्राइवेट है, तो एक्सेस स्पेसिफायर देना ही है तभी डिराइव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी है। ये पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है जहां पर आप बेस एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं, और जब बिना एक्सेस स्पेसिफायर के भी आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्लास डिराइव्ड क्लास नेम बेस क्लास नेम, राइट। इसके बाद में इसके पैरेलल में क्वेश्चन है 102, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, मैं 2 मिनट इसे इरेज कर दूं सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। अब इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूं। ये क्वेश्चन तो फैक्टोरियल का है, लेकिन आप ध्यान दोगे फैक्टोरियल है, रिकर्सिव फंक्शन है, a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है a इंटू फैक्टोरियल a प्लस 1। तो ये जो a प्लस 1 है यहीं पर डाउट है, और रिटर्न करो 1 अगर a 1 से छोटा है या बराबर है। यहाँ पे 3 डाला, 3 को आपने यहाँ पे पास किया तो ये 3 होगा, 3 इंटू ये 4 होगा, अगली बार ये 4 तिया 12 इंटू 12 प्लस 13 होगा, फिर 13 और 12 का मल्टीप्लीकेशन में 14, मतलब ये हर बार बढ़ते जाएगा। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये तो पूरा इनफाइनाइट लूप की ओर जा रहा है, तो प्रोग्राम तो कंपाइल होगा सक्सेसफुली, रिजल्ट इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये लगातार बढ़ता चले जाएगा, कोई फैक्टोरियल आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। अगर ये a-1 होता तब आपको इसका फैक्टोरियल मिलता 3 दूनी 6, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या मैं इसमें सेलेक्ट करूं नन ऑफ द अबव। अब सिगमेंटेशन फॉल्ट की जब बात आती है तो सिगमेंटेशन फॉल्ट तो तब होता है जब आप ऐसे मेमोरी रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो या ऐसे मेमोरी रिसोर्स को पॉइंट कर रहे हो जो है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर तो आपने num3 लिया और यहां पर आपने a लिया, तो ये तो मेमोरी में चले गया जिसका साइज आपने लॉन्ग दिया है, ठीक है। तो फॉर मी, मैं गलत हो सकता हूं एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सिगमेंटेशन फॉल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे मुताबिक तो ये इनफाइनाइट लूप जाएगा कोड, इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं आने वाला है प्रोग्राम। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप सिगमेंटेशन फॉल्ट को देखो तो ये मेमोरी से रिलेटेड है कि मेमोरी का सिगमेंटेशन नहीं हुआ सही तरीके से, और जब अगर ये फॉल्ट आता है तो प्रोग्राम जो होगा ना वो टर्मिनेट हो जाएगा, आपको स्क्रीन में कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा।
जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं और रैम चलते चलते बंद हो जाते हैं, नीला स्क्रीन आ जाता है। उसी तरह से कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट में भी होता है कि प्रोग्राम एब्रप्ट हो जाता है एबनॉर्मली। सो हो सकता है मैं गलत हूं, बट अगेन मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर देता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नन ऑफ द अबव देता, बिकॉज मेरे लिए एक इनफाइनाइट लूप है ये, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं वापस चलता हूं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाई एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब आपने इस क्वेश्चन को किया भी होगा, इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, सारा कुछ होता है। सो इसमें तो आप मोर देन वन अबव ही करेंगे। इसके बाद में बोलता है कि जो प्राइवेट की होती है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय रिसीवर, सेंडर या सेंडर एंड रिसीवर। तो सीधे सीधे इसका आंसर जो आएगा दैट इज योर रिसीवर। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे यहां पर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट। इट इज सेइंग दैट पॉइंटर टू अ फ्लोट। देन इसको थोड़ा सा हम कलरफुल करेंगे सो दैट हमको क्लैरिटी मिल जाए। पहला बोलता है पॉइंटर टू फ्लोट, उसके बाद में आपसे बोलता है पॉइंटर टू अ कैर, और उसके बाद में उसी चीज को बोलता है, आपको फिर से इसको ग्रीन कर देते हैं, पॉइंटर टू एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला तो फंक्शन बनाए, रिटर्न में क्या बोलता है, फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए फ्लोट, अ पॉइंटर टू ए एंड रिटर्न पॉइंटर टू इंटीजर। तो इंटीजर दो बार आप स्टार मारेंगे तो पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर होगा, बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल सही जमा यहाँ पे, और ये दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं। लेकिन आगे देखें, दूसरा बोलता है कि एक आर्गुमेंट है पॉइंटर टू अ फ्लोट, तो ये पॉइंटर टू ए फ्लोट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है पॉइंटर टू अ कैर, तो दो स्टार वाला कैर आप देखो तो ये दिख रहा है, सीधे सीधे आंसर इसका ऑप्शन सी है। इसके बाद में यहां पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन 98 में। इसके पहले का मैंने कर लिया है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन पाइथन। बिल्कुल सही बात है, आप दो डिफरेंट मोड्स को कंबाइन नहीं कर सकते, तो पहला तो करेक्ट है। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन वन और मोर, तो ये तो नहीं होगा। iOS कोलन कोलन इन और आउट आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट है। अगले में बोलता है पिंग वाला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बताएं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड। अगर आप नेटवर्किंग आपने की होगी और छोटा मोटा भी कंप्यूटर नेटवर्क अगर आपने कभी बनाया होगा, आपने देखा होगा कि जब आप पिंग करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी चेक करने का काम करते हैं सोर्स और जो डेस्टिनेशन है। तो कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं ये चेक करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे घिसा पिटा के, तो वहां पर ये पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन टू आईपी एंड पॉइंट्स भी बता रहा है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि पिंग के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, राइट। तो जब आप सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग को रन करेंगे तो उसके डिफरेंट आपको ऑप्शंस बताएगा। तो ऑप्शन सी तो चलो जम रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये कनेक्टिविटी को भी चेक करता है, क्योंकि पिंग अगर आप करते हो तो पिंग के द्वारा बिल्कुल कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये समराइज भी करता है प्लस ये कनेक्टिविटी भी करता है, राइट। प्रैक्टिकली चूंकि पिंग को हमने कई दफा करके देखा है और हम इसको चेक भी करते हैं। सो ये 99 का मुझे डी लग रहा है, बाकी आंसर आपको मिल ही जाएगा। 97 में बोलता है कि विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी स्टैक कोरेस्पॉन्ड्स टू द ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। विच लेयर of the TCP IP stack correspond to the OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर की ये बात कर रहा है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर तो सीधे होस्ट टू होस्ट होगा। इसके बाद में बोलता है विच इज द यूज ऑफ ट्रनकैट iOS, तो अभी हमने देख लिया इनपुट आउटपुट, और ये बचा ट्रनकैट मोड। तो सीधे सीधे ये ट्रनकैट मोड में फाइल को ओपन करेगा। टू ओपन ए फाइल इन आउटपुट मोड नहीं होगा, इनपुट नहीं होगा, ट्रनकैट होगा, ठीक है। फिर कहता है कि द लेंथ ऑफ IPv4 तो 128 बिट होता है। तो अगर ये 128 बिट है तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, राइट। फिर यहाँ पर इसके ऊपर में यहाँ पर इस लेफ्ट वाले क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, नॉट ए टोपोलॉजी। बस भी एक टोपोलॉजी, करेक्ट आंसर इज पीयर टू पीयर। फिर ये यहाँ पर बोलता है कि एक मेल सर्वर है, वो एक मेल करता है दूसरे मेल सर्वर को।
तो जब एक कहीं एक पॉइंट, चाहे वो सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, अब वो दूसरे को भेज रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा, एसएमटीपी का क्लाइंट हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, एसएमटीपी क्लाइंट। फिर यहाँ पर ये कहता है कि हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर। तो आपको पता ही है, स्ट्रक्चर मतलब पब्लिक, क्लासेस का मतलब सीधे सीधे प्राइवेट। स्ट्रक्चर मेंबर पब्लिक होते हैं, ठीक है, और क्लासेस जो होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आप कुछ भी मेंशन ना करो, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लास डू नॉट, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स वेयर एज क्लास कैन हैव, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर में आप कभी भी प्राइवेट मेंबर्स नहीं ले सकते, लेकिन क्लास में आप ले सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए एंड सी है। और जब आप इसकी बेसिस पे देखें तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। यहाँ पर ये बोलता है कि विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो मीडिया एक्सेस, लॉजिकल लिंक, नेटवर्क इंटरफेस। सो ना ही एनआईसी ना ही लॉजिकल लिंक, इट इज एक्चुअली मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। आपका जो सिस्टम है पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम की ये बात कर रहा है, तो कौन उसे तहस नहस कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचेगा। फुल एक्सेस राइट टू ऑल द यूजर, तो बिल्कुल ब्रीच होगा ही होगा अगर पूरा एक्सेस दे दें, तो ये इसका करेक्ट लग रहा है। लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट द थेफ्ट से कोई मतलब नहीं है आपके कम्युनिकेशन से उसका। फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस से भी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंटी थेफ्ट का मतलब वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात कर रहा है अगर आप इसे सोचे भी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये बोलता है कि कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म इज व्हाट, तो वी ऑल नो दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। इस HTML डॉक्यूमेंट की ये बात कर रहा है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTPS है, HTTP है, हाइपर लिंक्ड है, तो आंसर इसका बी ही होगा, 88 जो लिखा है। यहाँ पर ये बोलता है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो सेंट्रली प्लेस करना तो ऑब्वियसली आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, आपने किया भी होगा, स्टार टोपोलॉजी है जहाँ पर आप बीच में स्विच या हब को प्लेस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी आउट डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अगर आप यूटीपी का यूज करोगे, कोएक्सियल का यूज करोगे, तो ऑब्वियसली वहां पे नॉइसेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के इंटरफेरेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 89 क्वेश्चन जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर। हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर में कौन सा स्टेप नहीं होता है, तो IPv6 जो है प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड, ठीक है। V6 मैप्ड एड्रेस इज चेंज टू V4 एड्रेस बाई एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट इज ओके। द IPv6 फ्लो लेबल इज कंसीडर्ड, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट, तो ये 89 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है टू डिस्प्ले डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। तो ये 7 सेगमेंट डिकोडर है, बहुत ज्यादा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट ये आंसर इसका 7 सेगमेंट है। इसके बाद इसके लेफ्ट में ये क्वेश्चन है डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो। ये आपका यहाँ पर और हो गया, बाकी तीनों एंड हो गया, तो ये डॉट होंगे तीनों, ये हमारा प्लस होगा, तो A प्लस B करोगे, बाकी CDE तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 बोलता है कि व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल अदर यूनिट्स को करने के लिए कमांड सिग्नल ट्रांसफर कंट्रोल, तो सीधे सीधे इसका आंसर कंट्रोल सिग्नल ही जनरेट करता है टू कंट्रोल अदर यूनिट्स, राइट। 84 का हमें जो देखा हमने इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल, बिल्कुल सही है। डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर भी सही है, बिकॉज डिजिटल गेट्स हैं। सर्किट थ्योरी में भी है, बिल्कुल सही है, तो इसमें मोर देन अबव है, इसमें ऐसी कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म की अगर आप बात करें, नॉर एक्सऑर नहीं है और एक्सऑर भी नहीं होता, सॉम एंड पॉम, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
हम और बढ़ते हैं आगे। द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो आप देखिए आपने पहले प्रोडक्ट किया फिर उसका सम किया, सो इट इज बेसिकली क्या कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हो यहाँ पे, सीधे सीधे आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में ये क्या बोलता है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इट इज सेइंग नॉट ट्रू, तो ये सही है। वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ द डायरेक्शन भी सही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन द सिंगली लिंक लिस्ट, जो कि गलत स्टेटमेंट है, तो नॉट ट्रू की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, तो ये सही स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड, ये भी सही है। उसका जो क्या बोलना चाहिए ऊपर वाला रहता है उसके हिसाब से। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो भी बाइनरी सर्च ट्री, बिल्कुल सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आप बोलेंगे नन ऑफ द एबव, इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, कोई भी गलत नहीं है। देन इसके प्रीवियस में आते हैं। यहाँ पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फीचर नहीं है, सिक्योरिटी होती है हाई लेवल की बिल्कुल, डुप्लीकेशन कम से कम होता है, रिडंडेंसी भी कम से कम होती है, ठीक है। देन सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ओनली वर्ड यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया है जो कि सरासर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ऑप्शन सी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन, ठीक है, ये मेरा टेबल ए है, ये मेरा टेबल बी है, ठीक है ना, यहां से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज ऑकर इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस्ड, ठीक है ना। तो ये जब दो टेबल को आप लिंक करते हो तो यहाँ पर जो भी डाटा होगा वो एटलीस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए ना, अगर ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रिटी यहाँ पर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं, तो इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। हम अभी ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। तो बाइनरी में इनसे कौन सी ट्री टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं, पोस्ट ऑर्डर भी करते हैं, रैंडमाइज के नाम से तो नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन इसके बाद ये बोलता है इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स साइज इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, ठीक है ना। मैक्स साइज है मतलब किसी एरे का है, सर्कुलर क्यू में आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसका इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, है ना, तो ये 0 मतलब फ्रंट पॉइंट, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, एंड रियर पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट, पीछे में सबसे लास्ट, वो क्यू में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। सर्कुलर क्यू कब एम्प्टी होगा, जब फ्रंट री 0 होगा नहीं, जब फ्रंट और रियर -1 होगा बिल्कुल, +1 होगा नहीं, फ्रंट इक्वल टू रियर +1 भी नहीं, करेक्ट आंसर बी है। ऊपर आइए, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। ये जो कोड है ये क्या है, तो फंक्शन है q1 डॉट ऑफर है इन टर्म्स ऑफ आई गेस स्टैक वगैरह, ठीक है ना। तो परफॉर्म पुश विथ पॉप एज द कॉस्टलियर ऑप्शन, परफॉर्म पुश विथ पुश एज द कॉस्टलियर, परफॉर्म पॉप विथ पुश एज द कॉस्टलियर, सो इट इज बेसिकली पुश विथ पॉप, राइट। तो इसका जो आंसर है पुश विथ पॉप एज द कॉस्टलियर ऑपरेशन। फिर 72 में बोलता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ दी एंड्स। इंसर्शन और डिलीशन दोनों, अब क्यू में तो दोनों एंड से काम होता है, लेकिन दोनों इंसर्ट और डिलीट दोनों एक तरफ हो तो वो तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर क्यू ही होता है, ना ही क्यू ना डी क्यू की यहाँ पे बात होगी। ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये बोलता है लेफ्ट में देखिए 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। कौन सा क्यू का टाइप नहीं है, सर्कुलर अभी हमने देखा, लीनियर भी होता है, डबल एंडेड क्यू भी होता है, तो इसमें से हम बोलेंगे क्यू तो हमेशा डबल एंडेड ही होगा, इधर से भी वर्क हो रहा है इधर से भी वर्क हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, अगर ये नॉट की बात कर रहा है मतलब नन ऑफ द एबव, तो 69 का जो आंसर आ रहा है दैट इज हमारा ऑप्शन ई। अब इसके बाद में 71 क्वेश्चन है, आफ्टर परफॉर्मिंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक्स। अब यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट ऑपरेशन है, आपने फ्रंट में डाला 10, फिर उसके बाद फ्रंट में डाल दिया 20, ये फ्रंट हो गया, फिर रियर में डाला 30, उसके बाद फ्रंट को डिलीट किया 20 चले गया,
उसके बाद रियर में 40 को डाला तो 40 इधर आएगा, उसके बाद में रियर में 10 को डाला तो 10 भी डाल दिए, डिलीट कर दिया रियर, 10 30 40 बचा, फिर रियर में 15 डाला तो 10 30 40 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, ये भी ठीक है। इसके बाद 68 में बोलता है कि ये हमारा क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स में करना है। तो a प्लस बी इंटू सी, तो ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद डी का मल्टीप्लाई हो रहा है, डी मल्टीप्लाई देन प्लस हो गया, तो ए बी इंटू प्लस फिर इंटू प्लस। तो यहाँ पर ये ए बी सी इंटू प्लस डी ई इंटू प्लस, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया। देन इसके बाद में द नेसेसरी कंडीशन टू बी, इट इज एक्चुअली टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। भाई आपको पता है जब भी देखो दो स्टेट होती है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। अंडरफ्लो जब कोई भी एलिमेंट बचा ही नहीं आपके स्टैक क्यू, ओवरफ्लो मतलब जब फुल हो गया तभी भी आप डाल रहे हो। तो इसमें तो जब डिलीट करोगे तो आप अंडरफ्लो को ही चेक करते हैं हमेशा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव। तो रिकर्शन के लिए हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्टैक को। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टैक। चलिए आगे देखते हैं फिर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे डेटा स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा एडवांटेज है? ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे, बिल्कुल सही बात है। मिक्स डेटा टाइप का एरे तो कभी आप बनाए नहीं होंगे। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 भी बिल्कुल गलत है। आंसर इसका आपको मिल गया। मतलब एडवांटेज एरे का क्या है कि एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलता है कि कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन डेटाबेस। इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते एक बात ये भी आ रही है कि एरे का एडवांटेज क्या सिर्फ एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है आसान, या एरे का एलिमेंट क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना भी तो उसका एक फायदा ही होगा। चलिए ठीक है, जबरदस्ती कंफ्यूजन क्यों पाले पता नहीं। 63 में कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। तो परमानेंट करने के लिए तो आप कमिट ही करते हैं, ना ही रोल बैक और ना ही इसमें ट्रनकैट होगा, ठीक है। ट्रनकैट तो डिफरेंट ही पार्ट हो गया, या तो कमिट या रोल बैक होता, तो रोल बैक तो वापसी हो गई, कमिट हो गया। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ON होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। देन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच टू ज्वाइनिंग टेबल्स। ज्वाइन टेबल करने के लिए जो कॉमन तरीके हैं, अप्रोच बेसिक तरीका तो नेचुरल है, ठीक है। यूनियन भी कर सकते हैं, सब क्वेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये सब बिल्कुल बेसिक अप्रोचेस हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर में भी कोई शक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी है। द मैट्रिक्स कॉन्टेंस m रोज एंड n कॉलम्स। तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। तो जब m इंटू n बाई 2 जो टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट जब उससे ग्रेटर होते हैं, आंसर इसका ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एसक्यूएल स्टेटमेंट राउंड 65.726 -1 का मतलब हो गया नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब 65 है, 65 मतलब उसका नियरेस्ट 10 क्या पड़ेगा, 70 पड़ेगा, 0.7 है, तो 65 होने से 70 आंसर दे देगा 70। इसके बाद में आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग, सिमिलर टू वेयर बट इज यूज फॉर रो, नो, ठीक है ना। सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम, नहीं, ठीक है ना। ग्रुप तो पहले आप देखते हो ना, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रैदर देन रोज, वेयर जो है रोज देखते हैं। हैविंग ऑब्वियसली ग्रुप के बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं हम, हैविंग को लेके ग्रुप बाई क्लॉज भी रहता है वहां पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। देन इट इज सेइंग कौन सा क्लॉज है जो टेम्पररी रिलेशन करता है क्वेरीज के बीच में, विच ऑन विच इट इज डिफाइंड, जिसके बीच में क्वेरी डिफाइन की जाती है। तो विथ क्लॉज ही है, विथ स्टेटमेंट, चाहे आप विजुअल बेसिक करें, चाहे आप क्वेरी बनाएं, चाहे आप पाइथन की बात करें, हर जगह विथ क्लॉज इस्तेमाल करते हैं टेम्पररी रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है द मेथड ऑफ एसेसिंग IO डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग, मेमोरी मैप्ड, प्रोग्राम कंट्रोल्ड, IO मैप्ड, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर तो सीधे सीधे ये होगा क्या, हमारा प्रोग्राम कंट्रोल्ड। फिर 57 में बोलता है IA32 आर्किटेक्चर अलोंग विद द जनरल फ्लैग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल फ्लैग इज प्रोवाइडर। कंडीशनल फ्लैग की ये बात कर रहे हैं, सो इज दिस IOPL, TF, IF, तो इसमें तो सारे ही होंगे, तो 57 में तो हम डी को सेलेक्ट करेंगे। अगले को देखते हैं,
यदि आपने कोई क्वेरी बनाई और उसमें आपने ASC और DESC को ऑर्डर बाय में स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो आप जानते ही हैं असेंडिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टेंट इन SQL, नॉट नल, प्राइमरी, यूनियन, मोर देन वन। नॉट ए कॉन्स्टेंट, तो नॉट नल कॉन्स्टेंट है, प्राइमरी भी होता है, यूनियन इज ए टाइप ऑफ ज्वाइन, सो ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो सी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन हम आगे देखते हैं विच इज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को ही आपने सेलेक्ट किया होगा। इसके बाद में यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। कंप्यूट इज समथिंग विच इज आई थिंक नॉट एन एग्रीगेट, काउंट भी होता है, सम भी होता है, करेक्ट आंसर ए है। यहाँ पर ये C++ का कोड लिखा है, ये जबरदस्ती का कंफ्यूजन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिया एक स्ट्रिंग हेलो, दूसरा स्ट्रिंग वर्ल्ड, दोनों को आप जोड़ रहे हो, तो दो कैरेक्टर एरे को आप कैसे जोड़ सकते हो, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। आंसर इसमें आएगा ऑप्शन सी। आप दो एरे को डायरेक्ट ऐड करके तीसरे में कैसे डाल देंगे, या तो आप strcpy करिए या str कॉन्कैटिनेट करिए, तभी आप उसमें ऐड होंगे, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, तो एरर प्रोड्यूस करेगा। देन इसके बाद में हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर, तो जानते ही हैं वन ही होता है। देन इट इज सेइंग कि व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म add xy, index, indirect, absolute, so this is actually your absolute addressing। then इसके बाद है SQL views are also known as, तो ये वर्चुअल टेबल बोलते हैं, views को वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक्चुअल टेबल होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिक्लेयर्ड एरे, इंट एरे आप नहीं ले सकते, वेरिएबल हो जाएगा। एरे 10 इज ऑल्सो नॉट इन, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। इंट एरे 10 जो है ये इज करेक्ट आंसर। मेमोरी मैप्ड IO जो है, द IO डिवाइसेस हैव ए सेपरेट एड्रेस स्पेस, द IO डिवाइसेस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, द मेमोरी एंड IO डिवाइसेस हैव एन एसोसिएटेड एड्रेस स्पेस, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो IO डिवाइसेस जो होता है इसका सेपरेट एड्रेस तो नहीं होता है, ये मेमोरी मतलब सेम एड्रेस को ये क्या करता है, शेयर करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। प्रीवियस में आते हैं, व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। कनेक्टिविटी प्रोसेसर बस मतलब डिफरेंट पेरिफेरल्स, तो आप क्या लेंगे, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस बस, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर आएगा। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक बाई CPU, ठीक है ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इमीडिएट, तो तीनों ही होते हैं, आंसर इसका ऑप्शन डी ही होगा 43 का। Then it is saying that in various devices underscore are used to overcome the difference in the data transfer speed, which is used for overcome the difference। buffer register ही यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। multiple buses not there, speed enhancing is not there, more than one नाम तो होगा ही नहीं यहाँ पे। देन इसके बाद में 42 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन। हेडर फाइल चाहे यूजर डिफाइंड हो, सिस्टम डिफाइंड हो, .h ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन सी ही आप लेंगे। देन 44 में बोलता है व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ये नल पॉइंटर इसने बनाया हुआ है, इंट स्टार PTR इक्वल टू नल डिलीट PTR, तो इसमें आई गेस ये पूरा सक्सेसफुली चलेगा प्रोग्राम, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नल पॉइंटर बना के आपने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एरर आनी चाहिए। देन द फाइनल वन, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन जैसा लग रहा है, पहले भी लास्ट में हमने देखा था, शुरू में जब हम शुरू कर रहे थे डिस्कशन इसका। कमांड सिग्नल, टाइमिंग, कंट्रोल सिग्नल, तो हमने देखा था इसका जो आंसर होगा दैट इज योर कंट्रोल सिग्नल्स। तो ओवरऑल ये जो BPSC का पेपर था, मैंने अपनी ओर से कोशिश की है इसके सॉल्यूशन को देने की, सो आप जरूर थोड़ा सा वेट करें अब आंसर की आने का, और चेक करें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ऑल द बेस्ट सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।